नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद, संपादक दूसरा मत। आज हम आपके साथ मिलकर एक नए विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। विषय है OBC की राजनीति और देश में सदियों से OBC की राजनीति चलती आ रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि सदियों तक OBC की राजनीति चलती रहेगी। दरअसल OBC अपने आप में एक ऐसा फैक्टर है जिस पर राजनीति परिक्रमा करती है, राजनीति की धुरी है और OBC राजनीति की धुरी की केंद्र है। और यही वजह है कि OBC को लेकर सभी राजनीतिक दल, सभी पार्टी, सभी राजनेता और सभी सत्तासीन पार्टियां उस अपने वजूद को उसी में तलाशती है। और जो लोग यानी OBC में शामिल जिन जातियों का अधिकांश वोट सत्तासीन को या विपक्ष को मिल जाता है, वो सत्ता के शिखर पर पहुंचकर देश की राजनीति में अमूल्य योगदान देते हैं और सत्तारूढ़ पार्टी के तौर पर शामिल हो जाते हैं और देश और सूबों में अपनी एक पैठ बनाते हैं। दरअसल अभी ये चर्चा इसलिए है कि अभी पूरे देश में OBC की राजनीति गरमा गई है और OBC की राजनीति इतना गरमा गई है कि इस पे सब कोई तो बोल रहा है, लेकिन एक प्रमुख जो 2014 के बाद से एक प्रमुख स्वयंसेवी संस्था कह लें, गैर राजनीतिक संस्था कह लें और या बीजेपी को की मार्गदर्शन करने वाली संस्था कर लें, यानी मैं बात संघ की कर रहा हूँ, RSS की कर रहा हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कर रहा हूँ, कि वो इस बिल पे यानी OBC की राजनीति पर वो खामोश है। और वो जब उसकी खामोशी अपने आप में कई तरह की कथा बयान कर रही है और इस अतकथा का असली मकसद क्या है वो तो संघ जाने, संघ के लोग जाने, लेकिन OBC की राजनीति पर संघ की चुप्पी प्रधानमंत्री को भी परेशान कर रही है और देश की जनता भी इस चुप्पी, इस खामोशी से थोड़ी परेशान है कि आखिर क्या वजह है कि संघ जो है इस पर अपनी चुप्पी तोड़ नहीं। आपको याद होगा 2015 में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा था और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक ऐसा बयान दे दिया था जो बीजेपी के लिए काल बन गया था। यानी 2015 में बीजेपी की स्थिति उसी बयान से, आरक्षण पर उसी बयान से बहुत ही खराब हो गई थी और उस खराब स्थिति में ही नतीजे में RJD और नीतीश कुमार की जुगलबंदी की सरकार बनी थी और वो सरकार बड़ी शान के साथ 18 महीने तक चली थी और 18 महीने के बाद फिर बीजेपी को बात समझ में आई, नीतीश कुमार को बात समझ में आई और फिर दोनों की सरकार बनती है और सरकार वो आज तक चल रही है। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बिहार में भी, यूपी में भी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार बिहार में आधी है और उत्तर प्रदेश में पूरी है, लेकिन जो बिहार के मुखिया हैं नीतीश कुमार, वो भी आरक्षण पर अपना मंतव्य और वक्तव्य दे चुके हैं। वो आरक्षण, OBC आरक्षण के साथ साथ OBC गणना के पक्ष में है और उन्होंने साफ कहा है कि OBC जनगणना में इस बार के 2021 के जनगणना में जातीय जनगणना के तौर पर शामिल किया जाए। यहाँ जातीय जनगणना का मकसद और मुराद नीतीश कुमार का सिर्फ था कि OBC की जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि OBC की जाति कितनी है। और यही वजह है कि उन्होंने सरकार में साथ देते हुए, साथ रहते हुए भी वो केंद्र सरकार के इस का विरोध किया और कहा है कि नहीं, 2021 में जातीय जनगणना होनी चाहिए। और इसका साथ उनको मिला लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का, और दोनों एक स्वर में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और कई प्रमुख राजनेताओं ने एक स्वर में मोदी से मांग की कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, OBC की जातीय जनगणना ज़रूरी है और इसी बार से होनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने तो एक ट्वीट तक कर दिया था कि जातीय जनगणना जो है वो ज़रूरी है और अगर 2021 में जातीय जनगणना नहीं हुई तो इस जनगणना का विरोध पिछड़े करेंगे, दलित करेंगे,
और दूसरे लोग करेंगे, इसलिए कि उन्होंने कहा था कि ये जानवर की तरह गणना करने से कुछ नहीं होगा, कितनी जातीय जनगणना है ये करना ज़रूरी है। जब हर तरफ से चौतरफा विरोध हुआ तो मोदी सरकार भी अपने आप को काबू में लेते हुए एक मास्टर स्ट्रोक चल दी। ये मोदी जातीय जनगणना पर 127वां संशोधन मोदी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और इस 127वां संशोधन लोकसभा के दोनों सदनों में पारित होते ही ये धड़ाम से देश के सारे पार्टियों, सारे राजनेताओं की राजनीति धड़ाम से नीचे गिर गई, शेयर बाजार की तरह धम से नीचे गिर गई, लुढ़क गई और मोदी चमक गए। मोदी ने ऐसी चाल चली, एक ऐसी काट की कि सारे के सारे राजनेता, सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां औंधे मुंह गिर गई और बीजेपी अपने इस सिद्धांत से 127वें संशोधन के जरिए गेंद राज्यों के पाले में डाल दिया और उसको बोलती उसकी बंद कर दी। यानी आज ये स्थिति है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक के नीचे दब गए हैं, उन्हें उठने का साहस ही नहीं, इसलिए वो कह रहे हैं कि हाँ ये जातीय जनगणना का जो संविधान संशोधन हुआ है इसको हम तस्लीम करते हैं, स्वीकार करते हैं। आपके पास न स्वीकार करने के लिए कोई वजह भी तो नहीं है, इसलिए कि मोदी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है उस मास्टर स्ट्रोक, उस जाल में आप फंस गए हैं। और देश के सामने एक बात तो साफ हो गई है कि मोदी और अमित शाह के सामने मास्टर स्ट्रोक खेलने में और कूटनीति, राजनीति, छल नीति और बल नीति में अभी देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है, कोई ऐसा राजनेता नहीं है जो उनका मुकाबला कर सके। उनका मोदी जी का और अमित शाह का कोई दूसरा सानी नहीं है। ये सारे राजनेता जो हैं वो शासन तो करते रहे हैं, लेकिन उनमें न तो कूटनीति है, न तो दूरदृष्टि है, न तो छल नीति है। वो सिर्फ छल भी करते हैं तो प्रजा के सामने छल करते हैं, जैसे जितने भी ओबीसी की राजनीति करने वाले नेता है वो फिर से छल कर रहे हैं, जनता के सामने छल कर रहे हैं। इसलिए कि अगर ये मोदी के मास्टर स्ट्रोक के बावजूद इन राजनेताओं को ये कहना चाहिए कि हमें ये जातीय जनगणना 2021 से होना चाहिए, लेकिन इस क्या संभव है? मोदी जी ने 127वां संशोधन करके राज्यों को ये अधिकार दे दिया कि राज्य जो है अपने हिसाब से अपने सूबे में जातीय जनगणना करे, ओबीसी की करे, मुसलमानों की करे, जिसकी भी करे वो अपने ढंग से जातीय जनगणना करे। लेकिन अब सवाल यह है, ये वर्ष 2021 है, क्या 2021 का अगस्त महीना बीतने वाला है और आपके पास सिर्फ 4 महीने बचते हैं। इन 4 महीनों में आप जातीय जनगणना किस तरह से कर सकते हैं? अभी बिहार में पंचायत चुनाव ने दस्तक दे दी है, पंचायत चुनाव है और सारे जो कर्मी हैं बिहार की सरकार के वो सारे के सारे पंचायत चुनाव में इन्वॉल्व रहेंगे। तो सवाल उठता है कि फिर कैसे होगा जातीय जनगणना? ये जनगणना कैसे होगी? इसलिए कि जनगणना को जातीय जनगणना का स्वरूप देने में जो है वो समय नहीं है और मोदी जान रहे थे कि बिहार में और यूपी में जो है वो जातीय जनगणना जो है वो मांग ज़्यादा उठ रही है और उसकी बोलती बंद करने के लिए उन्होंने 127वां संशोधन कर दिया और अपना जो गेंद था वो विपक्ष के पाले में डाल दिया, सूबे के पाले में डाल दिया। अब सूबे की जो मुखिया हैं वो फरफरा रहे हैं, वो क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को तो एक मोहलत मिल गई, वो कह सकते हैं कि हम जो है वो जातीय जनगणना कराएंगे और कराने में समय लगेगा और जब समय लगेगा तो जाहिर सी बात है कि 2021 में किसी भी तरह से जातीय जनगणना का काम शुरू ही नहीं हो सकता। तो संपन्न कैसे होगा? कैसे पता चलेगा कि बिहार में या पूरे देश में जातीय जनगणना 2021 में किसकी कितनी आबादी थी, किसकी कितनी जनसंख्या है? ये संभव ही नहीं है और मोदी का यही मास्टर स्ट्रोक है कि उन्होंने लगभग 2024 तक इसे टाल दिया है। एक तरह से वो कैसे टाला है कि आप ये देख लीजिए कि 2022 में उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव है, 2023 में फिर 5 राज्यों में चुनाव है और 2024 में लोकसभा के साथ साथ कुछ विधानसभा के भी चुनाव हैं। तो जाहिर सी बात है कि 2024 तक जो है ये संभव ही नहीं है और 2025 में फिर बिहार में चुनाव, यानी कई सूबों में इस तरह से चुनाव संभव है। और अब जब भी अगर 2021 में जनगणना जातीय जनगणना का स्वरूप नहीं ले पाती है तो मुमकिन है कि अब 2031 में ही जातीय जनगणना संभव है। यानी 10 साल के लिए मोदी
ने मास्टर स्ट्रोक के तहत सारे राजनीतिक दलों को सैंत दिया, सारे राजनीतिक दलों के को नकेल कस दिया और सारे पॉलिटिकल जो योद्धा अपने आप को कहते थे वो सब के सब जो है धम से मोदी के चरणों में गिर गए हैं और सब उसे स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा, इसलिए कि अगर अच्छा नहीं कहेंगे तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वो जनता को दिग्भ्रमित भी करेंगे, वो जानते हैं कि इसमें हाँ मिलाकर ही जनता को दिग्भ्रमित किया जा सकता है और जनता भी दिग्भ्रमित होने के लिए तैयार बैठी रहती है। और अब जनता को और जो ओबीसी की राजनीति करना चाह रहे हैं या जो ओबीसी के वोटर हैं उनको मालूम होना चाहिए कि अब उनको 10 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। इससे पहले जो है जातीय जनगणना नहीं होगी। अब जातीय जनगणना में पता तभी चल सका जब 2021 की जातीय जनगणना होगी और 10 साल के बाद पता चल सकेगा कि दरअसल ओबीसी की कितनी जातियों की संख्या कितनी है, कितने वोटर हैं और 10 साल अभी इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। यही वजह है कि मोदी ने जो काट खेला है उस काट के आगे सारे लोग नतमस्तक हैं। एक भी पार्टी ये नहीं कह रही है कि ये 127वां संविधान संशोधन सही नहीं है, इसकी मुखालफत होनी चाहिए, इसकी आलोचना होनी चाहिए। अब आप समझिए कि 2018 में यही मोदी सरकार, यही केंद्र सरकार इसी जातीय जनगणना का और उसको जो है वो 102वां संशोधन कराती है। और किस लिए संशोधन कराती है? वो अपने ऊपर सारा जो है जातीय जनगणना का अधिकार केंद्र के पास लेने के लिए संशोधन होता है और वो जातीय जनगणना का पूरा मामला, पूरा का पूरा अधिकार केंद्र सरकार 102वां संविधान संशोधन करके अपने पास रख लेती है। और 3 साल में देखिए क्या ऐसा होता है कि फिर वो कहती है कि नहीं हमारे पास नहीं रहेगा, ये संविधान संशोधन राज्यों के पास रहेगा। ये बार बार फिजूल का संविधान संशोधन ये एक मजाक बन गया। कभी किसी पार्टी ने इस मुद्दे पर सवाल नहीं उठाया। जब 127वां संशोधन हो रहा था तो लोकसभा और राज्यसभा में किसी सदस्य ने, किसी भी दल के सदस्य ने ये सवाल नहीं उठाया कि आपने आखिर क्यों 2018 में 102वां संविधान संशोधन किया था, क्यों वक्त बर्बाद किया था और क्यों लोकसभा और राज्यसभा का समय बर्बाद किया था, लोगों का ध्यान आपने बर्बाद किया था। और आपने 102वां जब संविधान संशोधन कर दिया था, अगर आपको लगा था कि ये सही है तो फिर 3 साल में ऐसा क्या हो गया कि आपको 127वां संविधान संशोधन करना, यानी कि मतलब आपने जो पहला काम किया था, जो पहला संशोधन किया था वो गलत है, या जो अभी आपने 127वां संविधान संशोधन किया वो गलत है? केंद्र सरकार से ये पूछना चाहिए था कि आपने कौन सा, आपका संविधान संशोधन कौन सा सही है? 2018 वाला सही है, ये 2021 वाला सही है? एक ही मामले पर 3 साल में 2 बार संविधान संशोधन नहीं होता। संविधान संशोधन की एक प्रक्रिया होती है, उसमें आदमी लगते हैं, उसमें पैसे लगते हैं, उसमें समय लगता है और सांसदों का भी समय कीमती होता है। पार्लियामेंट के एक दिन का जो खर्च होता है वो कितना होता है बहुत लोगों को मालूम है। उस खर्च को, उस पैसे को उस दिन जो है बहुत कुछ पे विषय पर चर्चा हो सकती थी, बहुत असली विषय का संविधान संशोधन हो सकता था। लेकिन 2018 में 102वां आप संविधान संशोधन करते हैं और जनगणना, जातीय जनगणना का अधिकार अपने पास रख लेते हैं। और शोर शराबा जब 2021 में होता है, जातीय जनगणना पर जब मामला फंसता है तो आप जो है वो फिर एक संविधान संशोधन करते हैं और राज्य के पाले में उसे डाल देते हैं। हालांकि ये अच्छी बात है कि राज्य के पास भी अधिकार होना चाहिए, इसलिए अधिकार होना चाहिए कि कई राज्यों में कई जातियाँ ऐसी हैं जो कहीं ओबीसी है और कहीं अपर कास्ट है। जैसे बनिया जो हैं बिहार में ओबीसी में आते हैं और उत्तर प्रदेश में वही बनिया जो है वो स्वर्ण कहलाते हैं, इसलिए फॉरवर्ड में आते हैं। तो इसलिए ये राज्यों पर मामला दे देना ज़्यादा उचित था। लेकिन इसमें इस तरह से 3 साल में जिस तरह से मोदी सरकार ने देश के संसाधन का बर्बाद किया, देश का पैसा बर्बाद किया, संविधान का और संसद का जो है समय बर्बाद किया, उससे साफ लगता है कि मोदी सरकार बहुत दूरदृष्टि होते हुए दूरदृष्टि नहीं है, वो कूटनीतिक सरकार है, वो छलनीतिक सरकार है। यानी मास्टर स्ट्रोक चलने में मोदी माहिर हैं। वो जानते हैं कि समय के साथ किस तरह से हमको करना है। वो अपने पक्ष में मामला करने के लिए वो संसद के समय को भी बर्बाद कर सकते हैं, देश के संसाधन को भी बर्बाद कर सकते हैं। उन्हें देश से मतलब नहीं, उन्हें समाज से मतलब नहीं। वो एक ऐसी सरकार है जो सरकार जो है जिसको न देश से मतलब है न समाज से मतलब है, सिर्फ उसे अपने से मतलब है, बीजेपी से मतलब है और अपनी मातृ संस्था जो है संघ से मतलब है। वो आरएसएस के लिए कुछ भी सरकार कर सकती है, बीजेपी के लिए कुछ भी सरकार कर सकती है, सत्ता में बने रहने के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है। लेकिन जो विपक्ष है, विपक्ष इतना कमज़ोर
आज तक कभी नहीं रहा जितना कमज़ोर इस समय विपक्ष है। विपक्ष के पास सिर्फ सपने हैं तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का, खुद को प्रधानमंत्री बनने का, और लोग इसी में लड़ के कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम बड़े हैं तुम छोटे हो, और बस उसी प्रधानमंत्री की कुर्सी और सीएम की कुर्सी पर नज़र गड़ाए हुए हैं। लेकिन देश की जनता की समस्याओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये संविधान संशोधन जो 127वां संविधान संशोधन है, हमारे देश के विपक्ष के नकारेपन का ही एक नमूना है। और विपक्ष कितना असहाय है, कितना नाकारा है, कितना अज्ञानी है, कितना अदूरदृष्टि है, ये इस 127वें संविधान संशोधन में आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप देखिए, विपक्ष जो सबसे बड़ा विपक्ष, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, और कांग्रेस इसका स्वागत करती है। कांग्रेस के पास विरोध करने की हिम्मत नहीं है, वो विरोध करने के कारणों पर नहीं जाती है, उसे समझ में नहीं आता। कांग्रेस होमवर्क ही नहीं करती है कि ये मामला को किस तरह से लिया जाए। कांग्रेस के पास कोई कूटनीति नहीं है, छल नीति नहीं है, और वास्तविक राजनीति नहीं है। वो बस जैसे तैसे किसी तरह राजनीति को घिसेट रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। यही वजह है कि हर जगह से वो कांग्रेस बाहर हो रही है, कांग्रेस जा रही है। कांग्रेस को दरअसल लगता है, कांग्रेस के जो रहनुमाओं हैं उनको ये लगता है कि कांग्रेस के साथ ओबीसी की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, यानी कांग्रेस का वोटर ओबीसी नहीं है। इसलिए कांग्रेस को ने ये मान लिया कि जब हमारे पास ओबीसी वोटर ही नहीं है तो हम क्यों इसका मुखालफत करें। सबसे अच्छा है कि पंगा लेने से अच्छा है, इस सब विपक्ष स्वागत कर रहा है तो हम भी इसका स्वागत करें। और यही वजह है कि कांग्रेस ने भी इसका स्वागत किया है। कांग्रेस जानती है, और पहले से शुरू से कांग्रेस के जो मेन वोटर रहे हैं, तिकरी वोटर रहे हैं, कांग्रेस के एक वोटर मुसलमान रहे हैं, दूसरे अहम वोटर दलित रहे हैं, और तीसरे अहम वोटर भूमियार रहे हैं। कांग्रेस की राजनीति इसी तिकरी पर आज से लेकर अब तक चलती रही है। ओबीसी के वोटर पूरी तरह नहीं है जिस तरह से नरेंद्र मोदी के वोटर ओबीसी के हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी अगर सत्ता में आते हैं तो वो ओबीसी के ही कारण आते हैं, और आज नरेंद्र मोदी को भी ये पता है कि हमने ओबीसी को नाराज़ कर दिया, हमारे वोटर खिसक गए, तो 2024 में आने से हमें रोका जा सकता है। ओबीसी की नाराज़गी वो किसी भी हाल में उनके लिए जो है आत्महत्या करने जैसी है। इसलिए वो परिपक्व राजनीति की तरह, चिंतक की तरह, और चिंतन के बाद उन्होंने ये मान लिया कि ओबीसी को नाखुश करना, देश से की सत्ता से बाहर होना है। इसलिए उन्होंने जो है ओबीसी को खुश करने की कोशिश की, और एक ओबीसी में मैसेज दिया कि हम तुम्हारे शुभचिंतक हैं, हम चाहते हैं कि तुम्हारी जातीय जनगणना हो, लेकिन राज्य की सरकारें नहीं चाहती हैं कि जातीय जनगणना हो। दरअसल राज्य की सरकारें यानी हर सूबा में जातीय जनगणना होती रही है, लेकिन अब तक क्या है, ये जातीय जनगणना सार्वजनिक नहीं किए जाने की एक परंपरा है। इसलिए सरकार जो है, जिस सूबे की भी सरकार हो, उनको सरकार को मालूम है कि कितने ओबीसी में लोग हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने दलित हैं, और कौन कितने हैं। तो इसलिए, लेकिन वो सार्वजनिक तौर पर वो इसका नहीं करती है। नतीजे में वो सिर्फ जहाँ जैसे वोट मिलने का होता है उसी आधार पर उस तरह की वो राजनीति करती है। केंद्र को भी मालूम है कि समय देश में कितने ओबीसी है। जाहिर सी बात है, संघ क्यों खामोश? अब आप संघ पे आइए। संघ इसलिए खामोश है कि संघ जानती है कि ओबीसी की संख्या 52% से भी ज़्यादा है। अब ओबीसी की संख्या अगर हकीकत में 2031 के हिसाब से अगर इतनी संख्या है, और अगर अभी 2021 में कर दिया जाए, बता दिया जाए, तो ओबीसी की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर जो है आरक्षण का मुद्दा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा तय कर दी है 50%। तो जैसे ओबीसी की संख्या डिक्लेयर हो जाएगी कि ओबीसी की संख्या 60% है, ओबीसी की संख्या 65% है, तुरंत आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की मांग हो जाएगी। एक नए सिरे से मंडल कमीशन का जो है प्रादुर्भाव हो जाएगा। एक अलाउद्दीन की चिराग की तरह मंडल कमीशन का एक चिराग फिर से निकल आएगा, और उस चिराग की रोशनी में और उसमें जो है वो देश में एक उबाल आ जाएगा। और उसी तरह का उबाल, जो उबाल 1990 में आया था, उसे रोक पाना किसी भी सरकार के लिए नामुमकिन होगा। ये लोग जैसे कहेंगे कि हमारी जो है जनसंख्या है, आबादी बढ़ी है, तो हमें आरक्षण भी बढ़ना चाहिए। अभी ओबीसी को के लिए 27% का आरक्षण है, और उसी आरक्षण
की सीमा जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण संभव ही नहीं। जब 50% से ज़्यादा आरक्षण संभव ही नहीं होगा तो ये डर जो है वो संघ को भी सता रहा है, ये डर सरकार को भी सता रहा है और ये सूबे की सरकार को भी ये डर सा रहा कि एक जो भयानक आग 1990 में लगी थी वो आग फिर से देश में फैल सकती है, फिर से जो है दो विचारधारा का टकराव हो सकता है, फिर से स्वर्ण और ओबीसी के बीच का मामला गरमा सकता है और देश जो है वो रसातल में जा सकते हैं। इसलिए संघ की खामोशी, इसी के मद्देनज़र संघ खामोश है और संघ किसी भी हाल में नहीं चाह रहा कि आरक्षण की सीमा बढ़े और आरक्षण की सीमा को 50% से ज़्यादा बढ़ाया जाए। इसलिए संघ की चुप्पी है, संघ तमाशा देख रहा है और संघ ये वाच कर रहा है कि 2024 में मोदी की सरकार, केंद्र की सरकार कैसे लौटती है। 2022 उसके सामने है। उत्तर प्रदेश में अगर योगी की सरकार लौटती है तो संघ को थोड़ी सांस मिलेगी और संघ आगे की प्लानिंग करेगा। और अगर उत्तर प्रदेश की 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश के साथ साथ 5 राज्यों में जहां चुनाव होने हैं और वहां अगर बीजेपी जो है वो गड्ढे में गिर जाती है, यानी कि वो से कहीं कोई सीट नहीं मिलती है, कहीं कोई उनकी सरकार नहीं बनती है, तो वो संघ के लिए बहुत ही बेआबरूपन होगा और संघ की सारी चिंतन धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए संघ इस पूरे मुद्दे पर खामोश है और कांग्रेस भी जो है अपनी खामोशी को स्वागत में तो ढाल दिया है, लेकिन ये स्वागत कांग्रेस सच्चे मन से नहीं कर रही, इसलिए कि कांग्रेस को न तो इससे नुकसान है और न कांग्रेस को इससे नफ़ा है। जाहिर सी बात है कांग्रेस एक जो है वो लोगों के हाँ मिलाने के लिए, जैसे विपक्ष ने इसका स्वागत किया है, कांग्रेस भी इसका स्वागत कर रही है। हालांकि अगर कांग्रेस इसका विरोध करती, कांग्रेस सरकार से सवाल पूछती कि आपने 2018 में संविधान संशोधन किया था, ऐसा क्या हो गया 3 साल में कि आपको फिर से 127वां संविधान संशोधन करना पड़ा, लेकिन कांग्रेस के पास सवाल करने के लिए जो है वो दिमाग नहीं है, ये आप कहें कि वो चिंतन नहीं है, वो राजनीति करना वास्तविक रूप में नहीं कर रहे हैं, वो शिथिल पड़ गई है और कांग्रेस जो है उसी शिथिलता के साथ एक से एक सूबे से अपनी जनाधार को कम कर रही है। कांग्रेस को जनाधार बढ़ाने की शायद मंशा भी नहीं है। अगर कांग्रेस को जनाधार बढ़ाने की मंशा होती तो कांग्रेस अपने आप को फिर से सर्वाइव कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस सर्वाइव शायद करना नहीं चाहती है। वो राजनीति में अपरिपक्वता दिख रही है और जो कांग्रेस का कमान जिनके हाथों में है वो देश को लीडरशिप देने में बुरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। इसलिए कांग्रेस अगर अभी कमर कस ले तो कांग्रेस जो है 2024 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। इसलिए कि उनको जनाधार बढ़ाना चाहिए, देश के मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछना चाहिए, सरकार के हाँ नहीं मिलाना चाहिए। अगर सरकार के हाँ ही आप मिलाते हैं तो फिर आप विपक्ष किस बात के, आपकी ज़रूरत क्या है। और आप अगर विपक्ष में हैं तो जनता के सवालों को सरकार के सामने रखना आपका काम है। आज तो आपसे अच्छा देश के पत्रकार हैं जो सरकार के सामने देश की जनता के सवाल उठा रहे हैं, रख रहे हैं और सवाल सरकार के कामों को लेकर भी कर रहे हैं और सरकार के कामों पर प्रश्न चिन्ह भी लगा रहे हैं, सरकार के सामने यह प्रश्न भी लगा रहे हैं। और यही नतीजे में सरकार भी कुछ पत्रकारों से खासा नाराज़ रहती है और उन पत्रकारों को अपने दुश्मनों की तरह उनको देखती है। लेकिन अगर एक अच्छा विपक्ष होता तो ये विपक्ष का काम था कि विपक्ष सरकार से सवाल पूछता कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने देश को उल्लू क्यों बनाया, आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं कि छल नीति कर रहे हैं और देश के लोगों के साथ इस तरह से किस तरह की कूटनीति कर रहे हैं। और ये कूटनीति आपको शोभा नहीं देती है। आपको देश के लिए कुछ करना चाहिए, आप सत्ता में हैं इसलिए आपका फ़र्ज़ है कि आप देश के लिए कुछ करें। और आप विपक्ष में हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप देश की जनता के सवाल को उठाएं, देश की जनता के मुद्दा को उठाएं, देश में जन जागरण चलाएं, देश में आंदोलन चलाएं। आप घर में बैठे न रहें, आप एसी के कमरे की राजनीति न करें, आप धूप को भी देखें। तल्ख धूप में आपको अभी कुछ चलना होगा, तल्ख धूप में आप छांव खोजते रहेंगे तो देश की जनता जो है वो आग में जलने लगेगी। आज देश की जनता महंगाई की आग में जल रही है, परेशानी की आग में जल रही है, कोरोना की आग में जल चुकी है, बाढ़ की आग में जलती है, कभी सुखाड़ की आग में जलती है, पेट्रोल की महंगाई की आग में जल रही है, सरसों के तेल की महंगाई की आग में जल रही है। उस आग से कौन निकालेगा, उस आग को कौन निकालेगा। राहुल गांधी जी को समझना होगा कि आपको देश की जनता
के बारे में सोचना होगा, उनके दर्द को समझना होगा, उनके जीने के लिए रास्ते तय करने होंगे, उनके लिए रोज़गार के मार्ग प्रशस्त करने होंगे। अगर देश की सत्ता में शामिल सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है तो आप क्या कर रहे हैं? आप देश की जनता को बेरोज़गारी से निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? भुखमरी से निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? आपके पास क्या योजना है? और देश में पेट्रोल का दाम दिनों दिन बढ़ता जा रहा, उसे रोकने के लिए, उसे थामने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप हाथ में हाथ मिलाकर बैठे नहीं रह सकते। आप इत्मीनान के साथ कैसे बैठे रह सकते हैं? आपको नींद कैसे आ सकती है? इस पर गौर करना होगा। और इसी के साथ हम फिर दूसरे मुद्दे पर आएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दोस्त AR आज़ाद। धन्यवाद।